कराची शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समुद्री हवाएं बंद हैं। आज भी पारा 40 डिग्री तक छूने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहर कायद में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्मी की जुज़वी लहर मार्च के आखिर तक जारी रहेगी। आज कम से कम दर्जा हरारत 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज दिन में पारा ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 66% रिकॉर्ड किया गया। शहर में समुद्री हवाएं मुअत्तल हो चुकी होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमाल मगरिब की सिमत से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। गर्मी की लहर में शिद्दत 28 मार्च तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची में गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। गर्मी भगाने के लिए शहरी ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने लगे हैं। सत्तू, गन्ने का रस और लस्सी शहरियों का पसंदीदा मशरूब है। इस वक्त शहर का पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया है। मजीद तफला जानेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में बढ़ती गर्मी के बायस शहर में मशरूबात की मांग में इजाफा होता चला जा रहा है। शदीद गर्मी है इन दिनों, चूँकि महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन भी की गई थी कि ये जो गर्मी की हालिया लहर है ये बरकरार रहेगी। शहर में आज भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है। मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री तक पहुँच चुका है। ऐसे में आप मेरे बैग पर मनाजर भी मुलाजा कर सकते होंगे। मशरूबात के ये जो स्टॉल्स हैं इनके ऊपर भी रश देखने में आ रहा है। कोई एक भी ऐसा मशरूब वाला नहीं है जिसके पास लोग आकर जो है वो ठंडा मशरूब ना पी रहे हों। ये बैग पर आप देख सकते हैं, ये पंजाब का सत्तू है। उसके लेफ्ट साइड पर आगे जो है वो गन्ने के रस वाले हैं और उसके जो बिल्कुल थोड़ा सा आगे करके अगर आप देखेंगे तो नमकीन लस्सी वाले जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और तीनों के पास अमूमन हम ये देखते हैं कि फासले से लोग खड़े होते हैं तो कहीं जाकर आकर जो है वो उनकी ख़रीदारी में भी इजाफा होता है। लेकिन यहाँ पर ये मनाजर देखने को मिल रहे हैं कि तीनों मशरूबात वाले एक साथ हैं, लेकिन लोग जो हैं वो आकर मुसलसल तीनों से अपने मनपसंदा मशरूब जो है वो ले रहे हैं और पी रहे हैं ताकि गर्मी को जो है वो भगाया जा सके। गुज़िश्ता रोज़ भी ये प्रेडिक्शन की गई थी कि गर्मी की वजह से जो है वो तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो लोग जो है वो घरों से कम निकलें। जिनका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको ठंडे मशरूबात या फिर पानी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो यही वजह है कि कराची वाले मशरूबात की स्टॉल्स के ऊपर, दुकानों के ऊपर आ रहे हैं और ठंडे मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़। बहुत शुक्रिया आदिया। कबूतर शहर कायद में बेशतर मकामात पर कायम चराहों और चुरंगियों की खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं। यही कबूतर बहुत से अफराद के रोजगार का जरिया भी बन रहे हैं। आदिया नाज की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। यह है कराची की मशहूर कबूतर चुरंगी, जहाँ रोजाना सैकड़ों शहरी कबूतरों को दाना डालने और हजारों कबूतर दाना चुगने आते हैं। हवा में पंख फैलाए फजा में बुलंद होते ये कबूतर इंतहाई दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। मगर अब तो कराची की बेशतर चुरंगियां और चौराहों पर हमें कमोबेश यही मनाजर देखने को मिलते हैं। सदका खैरात देने में कराची वालों का कोई सानी नहीं। शहरियों में अब परिंदों को दाना सदका करने का रुझान भी तेजी से बढ़ रहा है। शहर की बेशतर चौरंगियां कबूतरों से भरी नजर आती हैं। उनके नाम भी तब्दील होकर कबूतर चौरंगी पड़ चुके हैं। लोगों की बड़ी तादाद घरों से रोजगार या काम पर रवाना होते वक्त इन परिंदों को दाना डालकर निकलती है। हर चीज की जो है रिज़्क लिख देता है। जब रिज़्क लिख देता है तो हम आते हैं, बस यहाँ दाना डाल देते हैं, तो इनके नसीब में रिज़्क होता है। जिसके अल्लाह का हुक्म होता है वही यहाँ के दाना डालेगा। कम से कम थोड़ा बहुत सदका किसी भी मद में, जैसे आप कबूतर को दे दे या किसी चील कौवे को या कोई भी किसी को खाना खिला दे, ये करना चाहिए। इसमें ये कॉन्सेप्ट है, अगर हम इनको दाना डालेंगे तो हमारे घर में बरकत आएगी और जो इनको भी खाना मिल जाएगा। ये वो उड़ते रहते हैं और इनको खाना पानी कहीं पे भी नहीं मिलता। शहर भर में 100 से ज्यादा मुकामात पर कबूतरों को दाना डालने वालों ने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। यानी ये कबूतर बहुत से लोगों के रोजगार का जरिया भी बन रहे हैं, जबकि लोगों का ये मानना है कि इन कबूतरों को दाना डालने से उन पर आई मुसीबतें और आफतें टल जाती हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। आपको बताएं, भारतीय कैद से रिहा होने वाले 6 पाकिस्तानी माहिगीर कराची पहुंच रहे हैं।
ماہی گیروں کے اہل خانہ ان کو لینے ایدھی سینٹر ٹاور پر پہنچ گئے ہیں۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے سعود بن مرتضیٰ سے جو اس وقت ایک ماہی گیر کے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں۔ سعود، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، کراچی اور پاکستان کی جانب سے بھارتی ماہی گیروں کی رہائی کا سلسلہ تو ہم زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے بھارتی قید سے بھی جو ہے 6 پاکستانی ماہی گیروں کو رہا کیا گیا ہے، جو کہ واگا بارڈر کے ذریعے پاکستانی حکام اور پھر ایدھی فاؤنڈیشن کے ذریعے جو ہے کراچی لائے جا رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہاں ایدھی سینٹر ٹاور پہنچیں گے، ان کے پیارے یہاں ان کو لینے کے لیے جمع ہیں۔ میرے پیچھے اگر کیمرہ مین اجمل دکھائیں کہ ان تمام کا تعلق جو ہے ٹھٹا نورون سندھ سے ہے، جو اپنے پیاروں کو جو ماہی گیر رہا ہو کے آ رہے ہیں ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک اور جو ہے رشتہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کون آپ کا رہا ہو کے آ رہا ہے ماہی گیر، اور یہ کب گرفتار ہوا تھا، کس طرح گرفتار ہوا تھا؟ گرفتار ایسے ہوئے تھے کہ وہاں سمندر میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے۔ جو بندے سمندر میں چلے جاتے ہیں تو ان کو اندازے کا پتہ نہیں چلتا ہے تو ہم اپنے پانی میں ہیں یا بھارت کے پانی میں ہیں۔ جیسے ان کو جو فورس نے حملہ کیا، یہ اپنے بارڈر میں تو آ گئے، لیکن انہوں نے بولا کہ آپ کا اپنا بارڈر نہیں ہے، ہمارا بارڈر ہے، کیونکہ اصل میں سر کریک ہمارا بارڈر ہے۔ جو سر کریک میں جو پکڑے جاتے ہیں وہ بولتے ہیں نہیں یہ ہمارا بارڈر ہے، ہم آپ کو لے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کو لے گئے۔ ابھی انہوں نے گرفتار کر کے 62 مہینے ان کو رکھے تھے، ابھی ماشاءاللہ وہ رہا ہو کے اپنے وطن آ رہے ہیں۔ بالکل، یہ لوگ خوش ہیں کہ ان کے جو پیارے ہیں ایک طویل عرصے کی قید ختم ہونے کے بعد واپس اپنے وطن آ رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب سمندر میں لوگ شکار کے لیے نکلتے ہیں تو اس ٹائم حدود کا جو ہے تعین نہیں ہو پاتا اور نہیں معلوم ہوتا ہے، اور ممکنہ طور پر غلطی سے یہ لوگ جو ہے حدود کراس کرتے ہیں، اس پر ان کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو انڈیا کی جانب سے جو گرفتاریاں ہوتی ہیں اس میں جو رہائی کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور کافی طویل عرصے بعد ہوتا ہے، اس کے پاکستان کے مقابلے میں اس کو بھی بڑھنا چاہیے۔ ایدھی حکام کی جانب سے تمام سفری اخراجات ان کے برداشت کیے گئے ہیں، ان کو پاکستان اور کراچی ان کے گھروں تک پہنچانے۔ بہت شکریہ سعود بن مرتضیٰ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کا کہنا ہے کہ کاسمیٹک ترقیاتی کاموں سے پرہیز کر کے معیاری ترقیاتی کاموں کے ذریعے شہریوں کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے افسران سلمان میمن، امتیاز بھٹو اور دیگر کے ہمراہ PECHS بلاک 2، UC 14 مسلم آباد، UC 7 اور دیگر علاقوں میں سڑکوں کی استرکاری کے سمیت دیگر ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور ضروری ہدایات جاری کی۔ رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ عوام کے بلدیاتی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے اور علاقہ مکینوں کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ بہترین بلدیاتی خدمات کے لیے ضروری ہے کہ افسران، عملہ اور ترقیاتی کاموں کی انجام دہی کرنے والے ٹھیکیدار اپنا کردار بھرپور طریقے سے سر انجام دیں۔ سندھ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے پہلی بار خصوصی طالب علموں کی اسکاؤٹ اگنوری کا اہتمام کیا گیا۔ گلستان اسکاؤٹس ٹریننگ سینٹر میں رنگا رنگ تقریب سجائی گئی۔ خصوصی بچوں کے لیے سندھ اسکاؤٹس کی بہترین کاوش، گلستان اسکاؤٹس ٹریننگ سینٹر میں آگنوری کا اہتمام کیا گیا۔ آگنوری کے دوران طلباء نے مختلف ایونٹس میں حصہ لیا۔ آج یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں اسکاؤٹ کیمپ میں اور بہت اچھا جا رہا ہے۔ فرسٹ ایکسپیرینس تھا، اس سے پہلے میں نے اسٹے کیا لیکن بٹ یہ جو ہے ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا۔ آج میں سندھ بوائے اسکاؤٹ میں آیا تھا اور کل بھی آیا تھا۔ کل کا بھی الحمدللہ ہمارا بہت اچھا رہا اور آج بھی بہت اچھا رہا اور ہمارے کافی ٹیچرس نے بھی کوآپریٹ کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی اسکاؤٹ کمشنر و چیف سیکرٹری سندھ ممتاز علی شاہ نے بھی طلباء کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ فرسٹ جو ہے وہ اسکاؤٹس اگنوری ہے، جس میں ہمارے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں، جو اسپیشل بچے ہیں، ان کو یہاں پہ شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری تھا کہ ہم سب کو شامل کریں، سارے بچوں کو کریں۔ ویسے تو سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن میں سارے بچے ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم نے ڈفرینٹلی ایبل جو ہے وہ بچے ہیں ان کو بھی یہاں پہ شامل کیا۔ آپ نے دیکھا بہت اچھی پرفارمنس ہے، بہت اچھے ایکسائٹڈ بچے تھے سارے، جنہوں نے بہت اچھی پرفارمنس یہاں پہ کی۔ 3 روزہ اسکاؤٹنگ آگنوری کا مقصد خصوصی صلاحیتوں کے حامل طالب علموں کو بھی اسکاؤٹنگ میں فعال رکھنا ہے، جبکہ سندھ بھر کے علاوہ پنجاب اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اسپیشل اسکاؤٹس نے بھی شرکت کی۔ کراچی کے 26 فٹ بالرز اور 8 کوچز کا ٹرائلز کے بعد انگلینڈ میں ٹریننگ کے لیے انتخاب ہو گیا۔ KMC فٹ بال اسٹیڈیم میں انگلینڈ کے فٹ بال کلب سویڈن ٹاؤن اور کراچی فٹ بال کلب کے مابین معاہدے کے تحت انڈر 15 کھلاڑیوں کے ٹرائلز کے بعد انتخاب کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے جاوید اقبال سے۔ جاوید، آگاہ کیجیے گا۔
जी, मैं अक्सर KMC स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज ट्रायल्स के बाद उन लड़कों का ऐलान किया गया जिन्हें ऊपर की ट्रेनिंग दी जाएगी हाई लेवल की। और इस हवाले से जो इंग्लैंड से कोच आए थे उन्होंने सिलेक्शन की है। कहा गया है कि मेरिट पे सिलेक्शन हुई है। बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज से लड़कों के ट्रायल ले गए, बारीक बीनी से उनकी कारकर्दगी का जायज़ा ले गया। हमारे साथ मौजूद है कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब, इनसे बात करेंगे, जानेंगे इस सारे अमल में इनका बड़ा अहम किरदार रहा है। तो किस तरह देख रही है सारे प्रोसेस को? समझते हैं अब ट्रांसपेरेंट हुआ है, 26 लड़के बिल्कुल मेरिट पे सिलेक्ट किए? इसी तरह ये हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा एहसान और करम है। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ रब्बुल इज़्ज़त का कि जो हमने 5 फरवरी को MOU साइन हुआ था सुन्नी टाउन फुटबॉल क्लब और कराची फुटबॉल क्लब के दरमियान, उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। 2 कोचेस आज सिलेक्ट हो गए जो UK जाएंगे और वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे 1 महीने की। यहाँ पर आके वो इन बच्चों को जिनकी आज सिलेक्शन हुई है, 26 बच्चे हैं, इनको आके वो कोचिंग करेंगे उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो सुन्नी टाउन फुटबॉल क्लब और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लागू हैं। हमारे पास जो टैलेंट है, जैसा कि इन्होंने कहा आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन्नी टाउन के वाइस चेयरमैन ने और कोच ने, कि ये रॉ बच्चे हैं, इनके पास टैलेंट है और उनके पास रिसोर्सेज की और ट्रेनिंग की कमी है। वो कमी अब ये जो हमारे कोचेस वहाँ से ट्रेनिंग करके आएंगे उस हिसाब से इनकी ट्रेनिंग कराएंगे तो वो कमी कुछ बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कमिश्नर कराची बता रहे थे कि कोशिश यही है कि खेलों को फ़रोग़ दी जाए, इसके लिए बेहतरी दी जाए ताकि पाकिस्तान फुटबॉल की आलमी रैंकिंग में अच्छी पोजीशन हासिल करे और खेल का मेयार भी बेहतर हो। बहुत शुक्रिया जावेद। आपको बताएं, बरसों से लगाया जाने वाला नॉर्थ कराची UP मोड़ का कबाड़ी बाजार अपनी मुनफरद हैसियत के बायस मुल्क भर के खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ भी बना हुआ है। इस बाजार को शेरशाह कबाड़ी बाजार के बाद दूसरा कबाड़ी बाजार कहा जाता है। UP मोड़ कबाड़ी बाजार में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद, इनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। रिजवान अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नॉर्थ कराची सेक्टर 11I UP मोड़ के एक बाज़ार से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और ये पुराना तारीख़ी बाज़ार है और इस बाज़ार की अहमियत ये है कि यहाँ पे नई और पुरानी अशिया जो है वो बासानी दस्तयाब होती हैं और नहायत अर्ज़ा नरगों पर दस्तयाब होती हैं। काफ़ी मशहूर ये बाज़ार है और इस बाज़ार के बारे में ये कहा जाता है कि शहर में अगर बात की जाए शेरशाह कबाड़ी मार्केट की तो उसके बाद दूसरा बड़ा ये बाज़ार है। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल ये है कि फ़र्नीचर हो या गाड़ियों का सामान, किचन की अशिया हो या दीगर एसेसरीज़, गाड़ियाँ, इवन के यहाँ पे नया पुराना तकरीबन तमाम किस्म का इलेक्ट्रॉनिक अशिया, घरेलू इस्तेमाल की अशिया और वो तमाम सामान दस्तयाब है जिसका मुतबादिल मार्केट में दस्तयाब नहीं होता है। बहुत सी मशीनरी ऐसी होती हैं जिनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन इस बाज़ार की खासियत ये है कि यहाँ पे वो पार्ट्स बआसानी दस्तयाब हो जाते हैं और अर्ज़ा नरगों पर सिर्फ़ और सिर्फ शहरियों को ढूंढना पड़ता है। इसी हवाले से एक दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये मुझे बताइएगा कि इस बाज़ार को लगते हुए कितना अरसा हुआ और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं और यहाँ पे कौन कौन से कस्टमर आते हैं? तकरीबन इसको 15-20 साल हो गए इस बाज़ार को लगते हुए और हर तरह से, हर इलाके से, हर शहर से व्यापारी इधर आते हैं। पंजाब हो गया, लाहौर हो गया, हैदराबाद हो गया, अपने जितने भी बड़े बाहर के शहर हैं, मुल्तान हो गया, इस तरह से सब आते हैं। गुजरा वाले साइड से हर तरह का सामान जो भी आपको चाहिए हो। यहाँ ख़ास चीज़ें क्या क्या मिलती हैं? ख़ास चीज़ ये है कि मतलब जिस तरह एंटिक सामान हो गया और भी इलेक्ट्रिक सामान हो गया, उसके हिसाब से बड़ा बेहतरीन मिलता है, मतलब सस्ता भी मिलता है और सही भी मिलता है। बहुत शुक्रिया। ये कह रहे थे कि सस्ता और अर्ज़ा नरगों पर होने की वजह से ये पॉपुलर है बाज़ार और इस बाज़ार में जो ख़रीदारों का रुझान है ना सिर्फ कराची बल्कि बैरून शहर से भी यहाँ ख़रीदार आते हैं और होल सेलर भी यहाँ का रुख करते हैं जो कि थोक के हिसाब से अशिया ले जाके अपने अपने इलाकों में फ़रोख्त। बहुत शुक्रिया रिजवान। हफ्ते के इख्तिताम पर बेशतर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, ताहम बेमौसम की सब्जियां सस्ती नहीं हो सकी। आपको बता रहे हैं सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक बेमौसम सब्जियों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सबब मटर और गाजर की कीमतों में कमी वाक़या नहीं हो पाई। शहर में दर्जा अव्वल मटर 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गए। गाजर 80 से 100 रुपये तक दस्तयाब हैं। दर्जा अव्वल भिंडी 200 रुपये से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त हो रही है, जबकि तमाम इकसाम के मिर्चें 200 रुपये से 240 रुपये तक दस्तयाब हैं। तलब और रसद बेहतर होने के सबब लौकी, तुरई, पालक, खीरा, बंद गोभी भी फूल गोभी 80 रुपये से 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है।